हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें चैप्टर नंबर 7 को, द दिल्ली सल्तनत पार्ट सेकंड। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर 6 था उसका नाम भी द दिल्ली सल्तनत था, लेकिन उसके आगे का भी ये पार्ट होगा। ठीक है, जो नेम है दोनों चैप्टर का सेम है, बस पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके इस तरह से बुक में दिखाया हुआ है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी जो वीडियोज़ के लिंक है वो बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। आज हमारा जो चैप्टर 6 है इसका पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा रहेगा तो हम इसे अलग अलग पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7, द दिल्ली सल्तनत सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड वही है, 1200 से 400 के बीच की हम बात करेंगे, सॉरी 1400, 1200 से 1400। आज हम बात करने वाले हैं इस सेकेंड पार्ट है जो ये द खलजीज एंड द तुगलक। ठीक है ना, दोनों खिलजी और जो तुगलक है उनके बारे में बात करेंगे। अब हम सबको पता है लास्ट चैप्टर हमने क्या देख लिया था, बलबन की डेथ हो चुकी थी 1286 में, और वापस से दिल्ली के ऊपर फिर से सब लोग क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि अब दिल्ली का अगला सक्सेसर कौन बनेगा, थ्रोन पर कौन बैठेगा। बलबन जब जिंदा था तो उसने अपने सक्सेसर को चूज किया था, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस महमूद था। ठीक है, लेकिन प्रिंस महमूद की तो पहले ही डेथ हो जाती है जब वो मंगोल्स के साथ बैटल लड़ रहा होता है। अ सेकेंड सन बुगरा खान, अब उसका दूसरा बेटा होता है बलबन का बुगरा खान। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कि वो आए, बंगाल और बिहार का गवर्नर होता है ये जो बुगरा खान होता है। अब इससे बोलते हैं कि बुगरा खान कब उसको छोड़े, बंगाल और बिहार को छोड़े, और कहाँ पर आए, दिल्ली में उसको इनवाइट किया जाता है। जो नॉबल्स होते हैं वो उसको इनवाइट करते हैं कि वो दिल्ली में आए और थ्रोन पर बैठे। लेकिन यहाँ पर जो बुगरा खान होता है वो उस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये नॉबल्स बुलाते हैं और वहाँ पर थ्रोन पर बैठा के मार देते हैं। यही होता हुआ आया था अब तक, जैसे कोई थ्रोन पर बैठता है उसके इतने ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं, तो उसको तो दिल्ली की हालत पता थी, तो इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है, और वो बंगाल बिहार में रहकर ही वहीं पर ही अपनी डायनेस्टी को आगे चलाता है और पूरे 40 साल तक वहीं रूल करता है। तो आप उसे इसकी समझदारी समझिए। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं था, लेकिन ठीक है, 40 साल तक उसने वहाँ शांति से आराम से रूल किया। लेकिन इधर तो दिल्ली का जो थ्रोन था वो खाली था। अब होता क्या है, अ ग्रैंड सन ऑफ बलबन वॉज इंस्टॉल इन दिल्ली। अब बलबन के ग्रैंड सन को बैठा देते हैं थ्रोन पर दिल्ली में। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था, ठीक है, और इनएक्सपीरियंस था, तो इसको नहीं पता था जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ कैसे टैकल करना है। There had been a good deal of resentment and opposition at the attempt of Turkish nobles to monopolize high offices, and many North Turks such as Khaljis had to come to India at the time of Ghurid invasion. अब यहाँ पर जो नॉबल्स थे, सारे नॉबल्स तुर्किश तो थे नहीं, बहुत सारे ऐसे थे जो नॉन टर्क्स थे। अब यहाँ पर जो नॉन टर्क्स थे उन्होंने ये सोचा कि यहाँ तो सबके सब जो ये पावर हाथ में आ रही है, बार बार ये तुर्किश लोग ही बैठ जाते हैं, है ना, जो नॉन टर्क्स है, जो हम लोग हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा है ना, कि फिर से इन्होंने अपने ही उसको बैठा दिया, जो तुर्किश नॉबल्स हैं उन्होंने फिर से एक तुर्किश को ही बैठा दिया, तो हम क्या करें फिर यहाँ पर। तो यहाँ जो बहुत सारे नॉन तुर्क्स ऐसे थे जो भारत में आए थे जब गुरिद का इन्वेजन हुआ था, जब ये तुर्किश जो लोग आ रहे थे भारत में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जब ये जो लोग आए थे, इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को यहाँ पर स्टैब्लिश किया था, तो इनके साथ कुछ नॉन तुर्क्स भी आए थे। ठीक है, जैसे कि जो खिलजी वगैरह हैं वो भी आए थे भारत में, तो इन लोगों को तो हाई पोस्ट मिल ही नहीं रही थी। दे हैड नेवर रिसीव सफिशियंट रिकॉग्निशन इन दिल्ली, इन्हें दिल्ली में कभी भी वो पहचान नहीं मिली जो तुर्क्स को मिल रही थी। दे हैड टू मूव टू बंगाल बिहार फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, यहाँ तक कि अपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए ये लोग बंगाल बिहार में भी गए। They had also found employment as soldier, many of being posted in northwest to meet the Mongols challenge। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इनके लिए काम भी किया, जो बहुत सारे जो ये खिलजी वगैरह थे, जो नॉन टर्क्स थे, इन्होंने टर्क्स के लिए काम भी किया, सोल्जर बन के काम किया इन्होंने इनके लिए। इनको नॉर्थ वेस्ट में इनको पोस्टेड कर दिया, जहाँ इनके नॉन टर्क्स के झगड़े चलते रहते थे मंगोल्स के साथ, जो मंगोल बार बार अटैक करते थे ना भारत पे, तो वहाँ पर इन्हीं को भेजते थे जो ये नॉन टर्क्स थे। ठीक है, क्योंकि जो टर्क्स थे वो तो आराम से अपनी पावर एंजॉय कर रहे थे। इन कोर्स ऑफ टाइम मैनी इंडियन मुस्लिम्स हैड बीन एडमिटेड टू द नोबिलिटी। ठीक है, और बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम थे वो अब उसमें लग गए, नोबिलिटी के, ठीक है, कामों में लग गए। दे ऑल्सो वर डिससेटिस्फाइड एज बींग डिनाई हाई ऑफिस एज मे बी इंटरफेयर फ्रॉम द मैनर इन विच इमामुद्दीन रेहान वॉज पुट अप अगेंस्ट बलबन। ठीक है, और यहाँ पर मतलब ये अपनी जो पोजीशन थी जो नॉन टुक्सी, इसके बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाई नहीं थे। हमने पहले झगड़ा भी देखा है इमामुद्दीन रेहान और बलबन का लास्ट लेक्चर्स में। बलबन्स ऑन एग्जाम्पल ऑफ सिटिंग असाइड द सन ऑफ नसरुद्दीन महमूद हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अ सक्सेसफुल जनरल कुड असेंड द थ्रोन बाय आउटस्टिंग द सीजर ऑफ अ established डायनेस्टी प्रोवाइडेड ही had sufficient support in the nobility and the army। ठीक है, तो यहाँ पर जब बलबन की डेथ हो गई उसके बाद उसके बेटे को बैठा दिया, तो इस चीज़ से जो सिचुएशन थी वो और ख़राब हो गई। जो नॉन टक्स उन्हें लगा कि हमें तो कुछ मिलने वाला ऐसे है ही नहीं, है ना, तो यहाँ इसीलिए अब
इनके बीच में क्या लग गया, वही हमेशा जैसे कि हर बार होता है कि फिर से लड़ाई झगड़े इन्होंने शुरू कर दिया। अब खिलजीज का टाइम पीरियड देखते हैं, 1290 से 1320 के बीच का ये टाइम पीरियड है। For this reason, a group of Khilji nobles led by Jalaluddin, who had been the warden of the marches in the northwest and had fought many successful engagement against the Mongols. इसे बताया हुआ है कि अब तक जो खिलजीज थे ये इन्हीं जो ये नॉबल चीफ थे, जो टर्किश चीफ थे, ये इन्हीं के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि भाई ऐसे तो कुछ नहीं होना, हमारी बस खामा का रेल बना रखी है उन्होंने कि जाके नॉर्थ वेस्ट में जाके मंगोल से लड़ लो, ठीक है, या इनकी सेवा कर लो, हमें तो कुछ ऐसे मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो खिलजीज का जो ग्रुप था, ठीक है ना, कुछ जो खिलजी नॉबल्स का जो ग्रुप था, है ना, उनको किसने लीड किया, जलालुद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन, आपने मूवी देखी होगी, है ना, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी वाले जो मूवी है पद्मावत, तो उसमें जलालुद्दीन को दिखा रखा है। तो यही ये जलालुद्दीन खिलजी होता है, ये कुछ नॉबल्स को इकट्ठा करता है जो उसकी खुद के उसके होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं खिलजी, ठीक है। और सब को पहले तो ये मंगोल वंगोल का जो भी होता है उस काम में लगे थे। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो बलबन के सक्सेसर होते हैं, सबसे पहले ये उनको हटाने का काम करते हैं कि भाई बहुत हो गया, इन्हीं के लोग नहीं खत्म हो रहे हैं, है ना, अब सबसे पहले हम इन्हीं को हटाते हैं। बलबन के जो यहाँ पर सक्सेसर थे बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थे, ठीक है, वो ज़्यादा झेल नहीं पाए कि जलालुद्दीन उन पर अटैक कर रहा था तो वो उसको एक कड़ी टक्कर दे पाते, ऐसा नहीं था। बलबन के जो सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। द खिलजी रिबेलियन वॉज वेलकम्ड बाय द नॉन तुर्किश सेक्शन इन द नोबेलिटी। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब खिलजी का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ और जब खिलजी पावर में आए तो इनको किसी ने वेलकम किया हो या ना किया हो, लेकिन जो नॉन तुर्किश जो सेक्शन था, ठीक है, जो टर्क्स नहीं थे, है ना, जो दूसरे जो बाकी जो लोग बचते थे, तो जो तुर्किश हैं उनके अलावा बाकी जितने भी नॉबिलिटी में जो लोग थे उन्होंने इनका बड़े अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि उनके साथ भी सेम यही चीज़ें हो रही थी, उनको हाई पोस्ट नहीं मिल रही थी, उनको वो पावर नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। तो यहाँ वो बहुत खुश हो गए, उनको लगा कि भाई पहली बार कोई तुर्किश इस बार थ्रोन पर नहीं बैठा है बल्कि एक नॉन तुर्किश बैठा है, तो ये ज़रूर हमारी सुनेगा। The Khilji, who were a mixed Turkish-Afghani origin, did not exclude the Turks from the high post, but the rise of Khiljis to power ended the Turkish monopoly of high offices. अब जो ये खिलजीज थे एक तरह से मिक्स्ड थे, जो उनका ओरिजिन था वो मिक्स था, तुर्किश और अफगानी दोनों का था, ठीक है। तो इन्होंने हाई ऑफिस पे से जो तुर्क्स है, ऐसा नहीं है कि उनको सबको हटा दिया, नहीं, बल्कि इन्होंने क्या करा, जो खिलजीज है उनकी जो पावर अभी तक उनको कम मिली हुई थी उसकी पावर को ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें क्या देखने के लिए मिली कि हाई ऑफिस पे जो अभी सिर्फ एक मोनोपोली चलती आ रही थी कि जो तुर्किश है बस वही बैठेंगे, उस मोनोपोली को इन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई जो लायक है उसको बैठाएंगे। जलालुद्दीन खिलजी रूल्ड ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 6 ईयर। यहाँ पर जो जलालुद्दीन खिलजी होता है ये ज़्यादा लंबे टाइम तक तो रूल नहीं करता है, 6 सालों तक ये इसका जो रूल है वो चलता है। ही ट्राइड टू मिटिगेट सम ऑफ द हार्श एस्पेक्ट ऑफ बलबन्स रूल। ये कोशिश करता है कि जो बलबन ने बहुत ही हार्श जो रूल्स रेगुलेशन बना रखी थी उनको ये थोड़ा क्या करे, कम कर सके, ठीक है। कहाँ पर थी मैं, हाँ, he was the first ruler of Delhi Sultanate to clear put forward the view that the state should be based on the willing support of the governed, and since the large majority of the people in India were Hindus and the state in India could not be truly Islamic state, इसको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर दिल्ली सल्तनत के ऊपर आपको अच्छे से रूल करना है तो आपको लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ आप सिर्फ एक कम्युनिटी को आगे लेके नहीं चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदूज़ हैं, और जब तक आप उनके लिए नहीं सोचोगे, है ना, आप ये सोचोगे हमें तो भाई इस्लाम को ही फॉलो करना है, इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो आप यहाँ पर सही से रूल नहीं कर पाओगे, आप इस स्टेट को सही से गवर्न नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसने ये क्या हुआ, एक टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी होती है उसको अपनाने की कोशिश करी, ठीक है। ये चाहता था कि इस चीज़ को जो ये सोच रहा है, जो उसकी नॉबिलिटी है, वो भी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को, है ना, अडॉप्ट करे, और जितना हो सके ये जो हार्श पनिशमेंट दिए जाते थे लोगों को, इनको अवॉइड करे। However, many people, including his supporter, considered this is to be a weak policy which was not suited to the times. अब देखिए उस समय अगर कोई भी किंग इस तरह की अच्छी बातें सोचता था टॉलरेंस वाली, तो उसको कमज़ोर माना जाता था कि ये तो कमज़ोर है इसीलिए एडजस्ट कर रहा है, वरना तो सबको मारो, है ना। तो यहाँ पर उसके जो खुद के जो नॉबल्स थे उन्होंने सोचा कि ये तो वीकनेस हुई एक तरह से, है ना, कि भाई सबके साथ समझौता करो, क्यों समझौता करें, हम तो पावर में हैं। The Delhi Sultanate faced numerous internal external foes and for this reason there was a sense of insecurity. अब इसके चलते जब यहाँ पर अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए तो दिल्ली सल्तनत ने इस समय बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे दुश्मन देखे जो बाहर से तो थे ही, साथ में अपनी खुद के लोगों में भी इनके दुश्मन बन गए, ठीक है। और फिर से एक क्या चीज़ आ गई, इनसिक्योरिटी आ गई। जलालुद्दीन पॉलिसी
वॉज रिवर्स्ड बाय अलाउद्दीन। अब जो जलालुद्दीन की जो पॉलिसी थी इसको कौन रिवर्स करेगा? अलाउद्दीन करेगा। जो अलाउद्दीन था वो इतना कोई वो नहीं था काइंड नेचर वाला। हु अवॉर्डेड ड्रास्टिक पनिशमेंट टू ऑल दोज हु डेयर टू अपोज हिम। जहाँ जलालुद्दीन ये बोल रहा था कि हार्श जो पनिशमेंट होती है उनको कम करो, ठीक है, किसी ने कुछ गलती कर दी छोटी मोटी उसको माफ़ कर दो, कोई बड़ी गलती कर दी तो सज़ा दो, है ना, लेकिन ये नहीं कि एकदम से मार दो। अब उस चीज़ को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने क्या कहा? अच्छी खासी पनिशमेंट दो। अब अलाउद्दीन यहाँ पर ऐसी पनिशमेंट इसलिए दे रहा था जिससे कि वो लोगों को कह सके, बट उनको एक डर बैठा सके उनके मन में, ठीक है, कि अभी तक जो जलालुद्दीन कर रहा था सो कर रहा था, लेकिन अब मेरा टाइम पीरियड आ गया है तो इसलिए सबको क्या रहना है, मुझसे डर के रहना है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316 ये इसका टाइम पीरियड है। और वो यहाँ पर थ्रोन पर आकर बैठ गया, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले वो जैसे थ्रोन पर आता तो सबसे पहले उसे किसे हटाना था? जलालुद्दीन को हटाना था। जलालुद्दीन अपनी मौत नहीं गया था, ठीक है, बल्कि इसका मर्डर किया गया था। और मर्डर किसने किया था? इसका मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का ही अपना जो भतीजा था, ये अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा भी था साथ में, ये इसका सन इन लॉ भी था, ठीक है। जलालुद्दीन जो खिलजी की जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो एज द गवर्नर ऑफ अवध अलाउद्दीन हैड एक्यूमुलेटेड अ वास्ट ट्रेजर बाय द इन्वेडिंग देवगिरी इन द डेक्कन, ठीक है। अब यहाँ पर इससे पहले कि जब जलालुद्दीन खिलजी जिंदा था उस टाइम पे ही जो अलाउद्दीन था वो अवध का गवर्नर था, और अवध में रूल कर कर इसने बहुत सारा जो खजाना था उसको जोड़ लिया था डेक्कन वाले एरिया से। Jalaluddin has gone to the visit his nephew at Kara in the hope of getting hold of this treasure. अब जलालुद्दीन को लगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बहुत सारा जो खजाना है वो लूट रखा है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने भतीजे के पास, ठीक है। ये पहुँच गया कारा, क्या करने के लिए कि अब वो जो ट्रेजर है वो तो मुझे दे देगा मेरा भतीजा, ठीक है ना, या अपना बोल देगा कि मेरा सन इन लॉ। ही हैड लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज आर्मी बिहाइंड एंड हैड क्रॉस द रिवर गंगा विद ओनली अ फ्यू फॉलोअर्स, ठीक है। अब इसे कारा तक पहुँचने के लिए गंगा रिवर को क्रॉस करना था। इसने क्या कहा अपनी आर्मी से कि तुम यहीं रुको, और अपने कुछ लोगों को लेकर ये गंगा क्रॉस करके चला गया। अब इसको ये कोई पता था कि अलाउद्दीन वहाँ बैठा हुआ है इसको मारने के लिए, सो डैट हिज नेफ्यू माइट नॉट टेक फाइट एंड रन अवे, ठीक है। और यहाँ पर जो उसके फॉलोवर्स थे, ठीक है, उनको कुछ को लेके चला गया। एंड आफ्टर मर्डरिंग हिज अंकल अलाउद्दीन वॉन ओवर मोस्ट ऑफ द नॉबल्स एंड सोल्जर टू हिज साइड बाय द लेविश यूज ऑफ गोल्ड। यहाँ पर जो अब ये अलाउद्दीन होता है, जैसे इसके अंकल वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर ये अपने अंकल को मर्डर कर दे, मतलब उनको मार देता है, और यहाँ पे जो नॉबल्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको सबको अपनी साइड कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे जो सोल्जर्स नॉबल्स होते हैं वो नहीं चाहते थे कि जो अलाउद्दीन है वो गद्दी पर बैठे, या फिर वो ये चाहते थे कि हम गद्दी पर बैठेंगे, अलाउद्दीन खिलजी वही है, सबको अपनी अपनी लगी थी यहाँ। लेकिन जो अलाउद्दीन होता है उसके पास जैसे कि बहुत खजाना होता है, वो सबको लालच देकर गोल्ड का अपनी साइड कर लेता है। बट फॉर सम टाइम अलाउद्दीन हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ रिबेलियन, सम बाय डिस्ग्रंटल्ड नोबल्स, सम बाय अलाउद्दीन्स ओन रिलेशन। कुछ टाइम तो सही चलता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही जो अलाउद्दीन है उसे बहुत सारे जो रिबेलियंस है उनको फेस करना पड़ता है। कुछ तो नोबल्स करते हैं, है ना, और कुछ अलाउद्दीन के खुद के जो रिश्तेदार होते हैं वो। To overthrow his opponents, Alauddin Khilji adopted method of utmost severity and the ruthless. अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अब तो सबको क्या करना पड़ेगा, अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तो बहुत रूथलेसली ये सबको हटाने पे अब निकल पड़ता है। Most of the nobles who had defected to him by the lure of gold were either killed or dismissed and their properties confiscated. यहाँ तक कि इसको ये भी पता था, जब इसने लोगों में ये सोना बांट के उनको अपनी साइड करा था, इसको पता था कि ये लोग कभी इसके लिए लॉयल नहीं हो सकते हैं, जैसे ये सोना खत्म होगा, ठीक है, ये वापस इसके लिए डिसलॉयल हो जाएंगे। तो इसने ना केवल उन लोगों को मारा जो उसके खिलाफ थे, बल्कि जो उसकी साइड हुए थे ना एक लालच को लेकर, इसने उनको भी मार दिया कि तुम भी हटो यहाँ से। Severe punishments were given to the rebellion member of his family, and he resorted to a wholesale massacre of the Bengal. A couple of thousand of them have settled down in Delhi after embracing Islam in the time of Jalaluddin. इसने बहुत सीवियर पनिशमेंट दिए, ना केवल उन लोगों को बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी दिए, ठीक है, जो भी इसके खिलाफ जा रहा था। बहुत सारे जो मंगोल्स थे उनको भी इसने हटा दिया था। मंगोल्स में देखिए सारे जो मंगोल्स थे वो सब इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, जो चंगेज़ खान की जो आर्मी थी उसमें हर धर्म के लोग थे। तो यहाँ पर जब मंगोल्स भारत में घुसने की कोशिश करते हैं तो बलबन उनको हटा देता है, लेकिन कुछ मंगोल्स ऐसे होते हैं जो उस समय दिल्ली में ही सेटल हो जाते हैं और उनकी फैमिलीज चलती आ रही थी अब, तो ये उनको भी हटा देता है, ठीक है। एंड दिस न्यू कन्वर्ट हैड रिबेल्ड एंड डिमांडिंग अ लार्ज शेयर इन द लूट इन गुजरात हैविंग कैंपेन देयर, है ना, ये गुजरात में भी कैंपेन वगैरह चलाता है अपने लूटपाट के लिए। अलाउद्दीन गेव हार्श पनिशमेंट इवन टू द वाइफ्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ दीज रिबेल, अ प्रैक्टिस विच अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बारनी एंड विच वॉज अ न्यू वन विच वॉज कंटिन्यूड बाई हिज सक्सेसर, ठीक है। तो मतलब बहुत ही तबाही मचाता है, उनके बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। अलाउद्दीन फ्रेम्ड अ सीरीज ऑफ रेगुलेशन टू प्रिवेंट द नॉबल्स फ्रॉम कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम। अलाउद्दीन को पता था कि हर बार जो ये नॉबिलिटी होती है,
ठीक है। जैसे ही किंग होता है, किंग के तुरंत डेथ के बाद जो ये नॉबिलिटी होती है, इनकी साजिशें करनी शुरू कर देती है। और यहाँ तक कि अगर थ्रोन पर बैठा भी है रूलर, उसके खिलाफ भी साजिशें शुरू कर देती है, क्योंकि नॉबिलिटी की जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा वो अपना दिमाग चलाती थी। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन नॉबल्स को, इनको सही करना पड़ेगा। दे वर फॉरबिडन टू होल्ड बैंकेट और फेस्टिव और फॉर्म मैरिज अलायंस विदाउट द परमिशन ऑफ द सुल्तान। ये जो नॉबल्स आपस में एक दूसरे की बेटी से शादी करके अपने घर परिवार में जो ये मैरिज अलायंस वगैरह करते थे, अपने रिश्ते बड़े मजबूत कर लिया करते थे। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब ना तो आप बड़े बड़े फेस्टिव्स वगैरह करोगे, ठीक है, ना मैरिज अलायंस करोगे, और करोगे भी तो उससे पहले मेरी परमिशन लोगे। टू डिस्करेज फेस्टिव पार्टीज ही बैंड द यूज़ ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट। यहाँ तक कि इसने ये भी कहा कि बड़ी बड़ी पार्टीज तो करनी ही नहीं है ना, इतना सारा तुम ये खजाना इसमें वेस्ट कर देते हो बड़ी बड़ी पार्टी करके, साथ में तुम्हें वाइन इंटॉक्सिकेंट ये सब भी नहीं लेना है, ये शराब मदरा वदरा ये सब भी कुछ नहीं लेनी है। ही ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड अ स्पाई सर्विस टू इन्फॉर्म द सुल्तान ऑफ ऑल डेट नॉबल्स सेड एंड डेड। ठीक है, इसने अपने बहुत सारे जो जासूस थे वो इन नॉबल्स के पीछे लगा दिए थे कि ये कुछ भी करे ना, आगे सबसे पहले मुझे बताओ, क्योंकि अलाउद्दीन चाहता था कि उसके नॉबल्स अपना दिमाग ना लगाएं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करें। क्योंकि पिछले बहुत टाइम से क्या चल रहा था कि सबसे पहले अगर रूलर को हराने में, ठीक है ना, या उसके मर जाने के बाद उसके परिवार को परेशान करने में जो सबसे बड़ी कोई अगर कोई प्रॉब्लम बन के आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो नॉबिलिटी ही होती है। ठीक है, नॉबिलिटी जो मतलब किसी भी रूलर के अंडर जो उसके कोर्ट वगैरह में मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स को क्यों बनाया जाता है कि अगर कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि किंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, उसको कहीं जाना पड़ रहा है, तो उसके पीछे से उसकी नॉबिलिटी ध्यान रखे। लेकिन यहाँ तो नॉबिलिटी कुछ उल्टा ही काम कर रही थी। बाय दिस हार्श मेथड्स अलाउद्दीन खिलजी काउंट डाउन द नॉबल्स एंड मेड दैम कंप्लीटली सबसर्वियंट टू द क्राउन। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे हार्श मेथड का यूज़ करके जो नॉबल्स अभी तक बहुत उछल रहे थे उनकी पावर को पूरी तरह से कंप्लीटली सबमिसिव कर दिया कि सिर्फ क्राउन की पावर चलेगी। नो फर्दर रिबेलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इसीलिए जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहता है उसके समय पर फिर दोबारा कभी विद्रोह नहीं देखे जाता है नॉबिलिटी की तरफ से। ठीक है, द ओल्ड नॉबिलिटी वॉज डिस्ट्रॉय एंड द न्यू नॉबिलिटी वॉज टॉट टू एक्सेप्ट एनी वन हु कुड असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जो नॉबिलिटी विद्रोह करती थी अब उस नॉबिलिटी का तो पूरी तरह से एंड हो चुका था, खत्म कर दी गई थी। अब नई नॉबिलिटी आई और जिस नॉबिलिटी को ये सिखाया गया कि जो भी दिल्ली के थ्रोन पर बैठेगा वो जिस भी तरह तुम्हें कहे तुम्हें वही काम करना है, अपनी अकल नहीं लगानी है। दिस बिकम अपेरेंट फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजीज डेथ इन 1316। यहाँ तक कि ये जो चीज़ थी ये अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद भी देखी गई। उसके बाद भी जो नॉबिलिटी है उसने ज़रा से भी अपनी ऐसी हरकतें नहीं करी। हिज फेवरेट मलिक कफूर रेज्ड अ माइनर सन ऑफ अलाउद्दीन टू द थ्रोन एंड इम्प्रिजन और ब्लाइंडेड हिज अदर सन। यहाँ पर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है 1316 में, जो अलाउद्दीन खिलजी का फेवरेट होता है मलिक कफूर, ठीक है, यहाँ पर मलिक कफूर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के छोटे से बेटे को थ्रोन पर बैठा देता है और बाकियों को क्या कर देता है, अंधा कर देता है, किसी को जेल में डलवा देता है। क्योंकि ये भी क्या चाहता था मलिक कफूर, वैसे तो बहुत लॉयल था ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई तो इसकी लॉयल्टी भी वहीं की वहीं खत्म हो गई। ये सोचता है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को बैठा देता हूँ छोटे से को, ये तो बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है और मुझे ये क्या ही कहेगा, है ना, बल्कि इसके पीछे मैं रूल करूँगा। क्योंकि जो उसके दूसरे बेटे होते हैं जो रूल करने लायक होते हैं उनको ये जेल में डलवा देता है या फिर उनको अंधा कर देता है, जिससे कि कोई भी यहाँ पर ये ना कह सके कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा इसको बैठा दो, कोई भी नॉबल ऐसा ना कह सके। ठीक है, अब यहाँ नॉबल्स तो पहले ही अलाउद्दीन खिलजी को चुप कर गया था, बाकी काम मलिक कफूर ने कर दिया। तो यहाँ पर जब मलिक कफूर ये सारे काम कर रहा था तो किसी भी नॉवल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मलिक कफूर को क्वेश्चन कर सके। Soon after this, Kafur was killed by the palace guard and a Hindu convert Khushro ascended the throne. अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद वही कफूर को पैलेस गार्ड्स मार देते हैं और यहाँ पर एक हिंदू कन्वर्ट खुशरो आता है, वो अब थ्रोन पर बैठ जाता है। Although the historian of the time accused Khushro of violating Islam and of committing all the types of crime, in fact Khushro was no worse than any one of the preceding monarch. यहाँ पर जब खुशरो बैठता है तो खुशरो इस्लाम को वो इज्जत नहीं देता है जो कि बाकी जो रूलर्स थे वो दे रहे थे। वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे कि जो इस्लाम के रूल्स होते हैं उनको वायलेट कर सके। यहाँ पर खुशरो का मोटिव ही यही था कि वो उनको बर्बाद करने आया था, क्योंकि वो खुद से जन्म से तो वो था नहीं, वो मुस्लिम है ना, उसको कन्वर्ट कराया गया था, उसी बात का वो बदला ले रहा था। नॉर वॉज एनी ओपन रिसेंटमेंट वॉइस्ड अगेंस्ट हिम बाय मुस्लिम नॉबल एंड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। इवन द निज़ामुद्दीन औलिया द फेमस सूफी संत ऑफ दिल्ली एक्नॉलेज खुशरो बाय एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। किसी में नॉबल में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं आई थी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी इनको इतना बढ़िया से सेट कर गया नॉबल्स को तो कि अब ना तुम कुछ भी कर लो, नॉबल्स कुछ नहीं बोलने वाले थे। तो यहाँ यही होता है, यहाँ तक कि जो निज़ामुद्दीन औलिया होते हैं, फेमस सूफी संत होते हैं ये दिल्ली में, ठीक है, खुशरो जब इनको गिफ्ट भेजता है तो जो निज़ामुद्दीन औलिया होते हैं वो भी ना बहुत
मोदी खुशी खुशी उसकी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखना कि निज़ामुद्दीन औलिया के कहाँ पर थे, ये दिल्ली से थे, ठीक है ना, ये एक सूफी संत थे, कहाँ के, दिल्ली के, पूछते जाता है ये। This had a positive aspect too, and it showed that Muslims of Delhi and the neighboring areas were no longer swayed by racist consideration and were prepared to obey anyone irrespective of his family or racial background. तो यहाँ ये चीज़ अच्छी भी देखी गई कि भाई चलो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिना धर्म को बीच में लाए हुए। This helped in broadening the social base of the nobility still further. यहाँ पर एक nobility के अंदर एक social base, मतलब एक सोशली एक ब्रॉडन चीज़ देखी गई कि हाँ अभी पहले तक जो हम दे रहे थे ना धर्म जात को लेके भी कुछ ना कुछ बातें चलती रहती थी यहाँ पर, या उसी के हिसाब से हाई पोस्ट दी जा रही हैं, तो वो कम हो चुका था। हाउएवर इन 1320 अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स लेड बाय गयासुद्दीन तुगलक रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट। अब यहाँ पर 1320 में एक ग्रुप होता है ऑफिसर्स का जिसे लीड करता है गयासुद्दीन तुगलक। अब ये विद्रोह शुरू कर देता है। इसको लगता होगा भाई क्या मेरी पावर ज़्यादा, चलो अब मैं भी एक बार हाथ आजमा लेता हूँ, जीतूंगा तो ठीक है, हार जाऊंगा तो देखी जाएगी। द ब्रेक आउट इन टू अ ओपन रिबेलियन एंड इन अ हार्ड फाउट बैटल आउटसाइड द कैपिटल खुसरो वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। और गयासुद्दीन तुगलक जब यहाँ पर ये विद्रोह छेड़ देता है तो होता क्या है, जो खुसरो होता है वो यहाँ पर हार जाता है और उसको ये मार देते हैं, और अब इसके चलते ही तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तुगलक, अब तुगलक का टाइम पीरियड था 1320 से 1412 का। यहाँ पर एक जो नई डायनेस्टी अब ये सेटअप हुई है तुगलक डायनेस्टी, इसको सेटअप किसने किया, कौन है इसका फाउंडर, तो गयासुद्दीन तुगलक है। मेरा गयासुद्दीन तुगलक तो लेके चला था इन ऑफिसर्स को भी, चलो अब हम भी देख लेते हैं अपनी पावर को आजमा के। यहाँ पर ये 1412 तक ये रूल करता है, तो काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम है जो रूल करके जाता है ये। तुगलक प्रोवाइडेड 3 कॉम्पिटेंट रूलर्स। ठीक है, अब कौन कौन से थे वो 3 कॉम्पिटेंट रूलर्स, एक तो गयासुद्दीन, गयासुद्दीन के बाद आएगा उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और उसके बाद आएगा इसका नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये 3 जो रूलर है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी में पढ़ने के लिए। द फर्स्ट 2 ऑफ दिस सुल्तान रूल्ड ओवर एन एम्पायर विच कंप्राइज्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। ठीक है ना, और यहाँ तक कि ये तुगलक डायनेस्टी का रूल ऐसा था, जो शुरुआत के जो 2 सुल्तान थे उन्होंने तो ये मान लीजिए पूरे भारत पे ही जैसे अपना रूल किया हो, है ना, काफ़ी सारा पार्ट इनके एरिया में मतलब ये कॉन्क्वायर कर लेते हैं। द एम्पायर ऑफ फिरोज वॉज स्मॉलर बट इवन दैन इट वॉज ऑलमोस्ट एज लार्ज एज दैट रूल्ड ओवर बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अगर थर्ड रूलर की बात करें तुगलक डायनेस्टी में, फिरोज शाह की बात करें, तो फिरोज शाह के टाइम पे ये जो एरिया था अगर कंपेयर करें पहले के 2 रूलर से, मोहम्मद बिन तुगलक से और गयासुद्दीन तुगलक से, तो फिरोज के टाइम तक आते आते ये एरिया थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अगर हम फिरोज को और अलाउद्दीन खिलजी को कंपेयर करें तो इन दोनों का एरिया बराबर था। जितना अलाउद्दीन खिलजी ने कभी अपने समय पर पूरा जो एरिया कॉन्क्वायर करके रखा था, इतना ही फिरोज शाह के टाइम पर था। After the death of Firoz, the Delhi Sultanate disintegrated and North India was divided into a series of small states. ठीक है, अब जैसे ही डेथ हो जाती है फिरोज़ की, जो दिल्ली सल्तनत होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, नॉर्दर्न इंडिया फिर से डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे स्टेट्स में। अभी तक तो तुगलक डायनेस्टी के अंदर सब कुछ चल रहा था। ऑल दो तुगलक्स कंटिन्यू टू रूल 1412 एंड द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन 1398 मे बी सेट टू मार्क द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर। ठीक है, और यहाँ पर जो बीच में एक अटैक भी हो जाता है 1398 में, जो तैमूर अटैक करता है दिल्ली पे। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं जो तुगलक एम्पायर होता है उसका क्या हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। वी शैल फर्स्ट एग्जामाइन द रिमार्केबल एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अगर देखें कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन है वो कहाँ से हुआ, तो वो होता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से। एंड देन द वेरियस इंटरनल रिफॉर्म्स इन द सल्तनत ड्यूरिंग दिस पीरियड द फैक्टर विच लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सल्तनत। उसके बाद बहुत सारे जो इंटरनल रिफॉर्म्स होते हैं, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का कोई सक्सेसर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ही जो सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन है वो शुरुआत हो जाती है। वो तो बाद में फिर तुगलक आते हैं तो वो काफ़ी टाइम के लिए चीज़ों को कंसोलिडेट करके रखते हैं, फिर जब उनका कोई सक्सेसर नहीं आता है उधर से तैमूर अटैक कर देता है तो फिर से वीक पड़ जाती है, फिर से सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इतिहास में हम यही चीज़ें देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, लेकिन इसको हम इसमें नहीं, हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा समझा दिया किस तरह से तुगलक डायनेस्टी को वीक किसने कर दिया था, तैमूर ने वीक कर दिया था जब 1398 में उसने अटैक किया था। कहीं ना कहीं वहीं से ही फिर अगले 10-20 सालों में जो तैमूर डायनेस्टी होती है वो पूरी तरह से जो अपनी पावर है उसको लूज़ कर देती है, क्योंकि तैमूर उनको काफ़ी वीक बना गया था। तो यहाँ था ये हमारा पूरा का पूरा जो हमने फैक्ट्स पढ़े हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में और खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हमने जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी इनके बारे में पढ़ा, और यहाँ पर जो तुगलक डायनेस्टी है उसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक को बताया कि वो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, उसमें हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, जो उसके आसपास के नेबरिंग एरियाज होते हैं। इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।